भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर दी है। घोषणा करते ही 3 दशक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और इस इंतजार के बाद एक ऐसी नई शिक्षा नीति आई है जिसने भारत के शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बदलावों के सुझाव दिए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD रमेश पोखरियाल निशंक, जो अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कहलाएंगे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर ने मिलकर इस नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में आई। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा दूसरी शिक्षा नीति लाई गई। 1992 आते आते इस दूसरी शिक्षा नीति के अंदर बहुत बड़े और छोटे बदलाव किए जा चुके थे और लगभग 30 वर्षों के बाद आज 2020 में हमें एक नई शिक्षा नीति मिली है। हालांकि बीच में सन 2000 में, सन 2005 में RTE, NCERT और UGC की कई गाइडलाइंस आई हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा को एक नया रूप देने की कोशिश की। नई शिक्षा नीति में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया। कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि कहा गया है कक्षा 5 यानी कि क्लास 5 तक के विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। लेकिन ये केवल एक सुझाव है, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फिर भी सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क रखे। कईयों ने कहा कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है, इसलिए जरूरी है। कईयों ने कहा मातृभाषा में कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चे मातृभाषा में कंफर्टेबल होते हैं, माता पिता उनके पहले शिक्षक होते हैं, इसलिए मातृभाषा होना भी जरूरी है। लेकिन भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि उनका कोई मकसद किसी लैंग्वेज को इम्पोज करना नहीं है और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत ही भारत में शिक्षा आगे बढ़ती रहेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम जो दोबारा इस नई शिक्षा नीति में दोहराया गया है वो है GDP का 6% शिक्षा में खर्च करना। ये कोई नया कदम नहीं है क्योंकि 1964-66 के बाद बनी हर एक शिक्षा नीति में यही दोबारा दोहराया जा चुका है। 1986, 1992 और 2005 के नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क में भी यही बात दोबारा कही गई थी। लेकिन ये बात साफ है कि किसी भी सरकार ने मजबूती से इस 6% के वादे को पूरा नहीं किया है क्योंकि पिछले किसी भी बजट में शिक्षा का बजट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। अगर सरकार तत्पर है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाए जाएं तो शिक्षा का बजट बढ़ना बेहद जरूरी है। अगर शिक्षा के GDP में प्रतिशत की बात की जाए तो कई बड़े देश जैसे कि US, UK, ब्राजील, फ्रांस, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, साथ में कई छोटे देश जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, येमेन, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे और जापान, साथ में भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान भी भारत से ज्यादा अपनी GDP में खर्च करते हैं। पूरे विश्व में भारत करीबन 140वें नंबर पर आता है अगर GDP में शिक्षा पर खर्च की बात की जाए। अगर साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका से ही हम ऊपर हैं। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में भी सुधार करना उतना ही जरूरी है जितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। भारत में करीबन 14 लाख टीचर्स की कमी है, 15 लाख स्कूल हैं और 25 करोड़ विद्यार्थी। एक एवरेज भारतीय स्कूल के अंदर करीबन 6 टीचर्स होते हैं और 160 विद्यार्थी। RT एक्ट के तहत प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात प्राइमरी स्कूलों के लिए 30:1 होना चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए 35:1, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में हर एक शिक्षक पर 30 बच्चे होने चाहिए और अपर प्राइमरी में 35। पूरे भारत का एवरेज PTR जो है वो 27:1 है। इसका मतलब है कि एक शिक्षक पर 27 छात्र। अगर हम बाकी राज्यों का भी PTR देखें तो सिक्किम का बहुत कम है जो 9:1 है और बिहार का बहुत ज्यादा जो 42:1 है। इसका मतलब ये है कि राज्यों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। किसी राज्य में शिक्षकों की कमी है तो किसी राज्य में स्कूलों की। इस कमी को पूरा करने का एक ही सुझाव है कि शिक्षा का बजट बढ़ा दिया जाए और खर्चा किया जाए, टीचरों की भर्ती की जाए और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। भारत में अभी भी करीबन 8% ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारों की प्रायोरिटी होनी चाहिए और अगर ये दोबारा कहा गया है कि शिक्षा को GDP के 6% तक लाया जाएगा तो एक अच्छा विचार है। लेकिन इस विचार पर क्या कदम लिए जाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। तीसरा कदम है उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों को मर्ज करना। भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े अनेक संस्थान हैं लेकिन अब लॉ और मेडिकल को छोड़ भारत में उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी के तौर पर स्थापित किया जाएगा।
HECI के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। पहला होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसका काम रेगुलेशन होगा। दूसरा होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, जिसका काम स्टैंडर्ड सेटिंग होगा। तीसरा होगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो फंडिंग प्रोवाइड करवाएगा। और चौथा होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो एक्रेडिटेशन देगा। यह भी कहा गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इन्हीं एकेडमिक और रेगुलेटरी मानकों पर चलाए जाएंगे। कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने का एक नया तरीका स्थापित किया जाएगा और धीरे धीरे 15 वर्षों के अंदर एफिलिएशन देना खत्म कर दिया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कदम शिक्षा को सेंट्रलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सुधारों के लिए इस कठिन सेक्टर में डिसेंट्रलाइजेशन बेहद जरूरी है। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के स्कूलों में 10+2 का सिस्टम स्थापित किया था। अब ये नई नीति जो है, जो 2020 में आई है, ये 5+3+3+4 का सिस्टम स्थापित कर रही है। यह भी कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स को भी बढ़ाया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति से स्कूली व्यवस्था में एक नया और बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। स्कूलों में जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बीच की जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, उन दीवारों को ढाने का काम ये नई शिक्षा नीति कर सकती है। कोडिंग को बच्चों को मिडिल स्कूल से ही पढ़ाया जाएगा। मार्क्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम की जगह पर स्किल बेस्ड असेसमेंट किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स को इजी किया जाएगा और सब्जेक्ट को उसके कोर एसेंशियल्स तक कम कर दिया जाएगा। जब बात उच्च शिक्षा की आती है तो ड्रॉप आउट रेट एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सरकारों ने भी इस ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए कई कोशिशें की। इस सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो छात्रों को मल्टीपल एग्जिट्स दिए जाने की बात की है। मल्टीपल एग्जिट का मतलब है कि अगर छात्र किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में छोड़ना चाहता है तो वो 1 साल, 2 साल या तीसरे साल पर एग्जिट ले सकता है। पहले साल पर एग्जिट लेने वालों को सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री दी जाएगी। मल्टी एग्जिट्स कोई नया सिस्टम नहीं है, क्योंकि FYUP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2013 में प्रोफेसर दिनेश सिंह के अंडर में निकाला था, उसमें भी मल्टी एग्जिट सिस्टम दिया गया था कि अगर छात्र 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद छोड़ना चाहे किसी कारणवश तो वो छोड़ सकता है। 4 साल के बैचलर्स प्रोग्राम के बाद आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। सरकार ने MPhil भी हटा दी है। स्कूली एवं उच्च शिक्षा का मतलब केवल और केवल सिलेबस की किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें बच्चों के अंदर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना बहुत जरूरी है, ताकि वे आने वाले जीवन के लिए तैयार रह सकें। इन कदमों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर शिक्षा में सुधारों की बहुत बड़ी जरूरत है और इन बड़े बदलावों के बाद शायद भारत के स्कूलों के अंदर शिक्षा का कंपार्टमेंटलाइजेशन कम हो जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बीच जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो उच्च शिक्षा तक दौड़ता है। इसको कम करने के लिए अगर स्कूलों में पहले ये हटा दिया जाएगा तो धीरे धीरे शायद हम आगे चलकर कॉलेजेस में और उच्च शिक्षा में भी इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज और कॉलेजेस स्थापित कर सकते हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो भारत के अंदर अपने कैंपसेस स्थापित करना चाहती हैं उनको परमिशन दे दी जाएगी और कहा गया है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को ये परमिशन दी जाएगी। उसके बाद जो छात्र विदेश नहीं जा सकते हैं, सस्ते दामों में विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, वह भारत के अंदर ही सस्ते दाम में एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि हर एक इंसान विदेश जाकर पढ़ने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने ही देश में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दुनिया में मल्टीडिसिप्लिनरी एवं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज और कॉलेजेस दोनों की ही संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि विश्व के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि उनके सामने असल जिंदगी में कई सारे चैलेंजेस आएंगे। ये चैलेंजेस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं और इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए छात्रों के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। वो अपना निर्णय खुद ले सकें और खुद के लिए क्या सही है ये सोच सकें। इसके लिए छात्रों के पास ऑप्शन दिए जाते हैं, उनको चॉइस दी जाती है कि वो किन कोर्सेज को मिलाकर अपना डिग्री या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं। इस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में छात्रों के पास फ्रीडम होती है कि वो मैथमेटिक्स और म्यूजिक को जोड़ सके, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को जोड़ सके या फिर पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म को जोड़ सके। ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच छात्रों को मौका देता है कि एक ही चीज को विभिन्न नजरियों से देख सके, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल या फिर कभी कभी म्यूजिक। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि वेस्टर्न सभ्यताएं आज के जमाने में इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी डिस्कोर्स में भारत से आगे जा चुकी हैं, लेकिन भारत के इतिहास को अगर उठाया जाएगा तो पता लगेगा कि फिलॉसफी के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था, संस्कृत के साथ म्यूजिक पढ़ाया जा रहा था। ये कॉम्बिनेशन आज के भारत में नहीं है, लेकिन पुराने भारत में जरूर एग्जिस्ट करते थे। ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी
सभी कोर्सेज छात्रों को अपने इंटरेस्ट के आधार पर सब्जेक्ट चूज करने का मौका देते हैं। इससे छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद के लिए निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मल्टीडिसिप्लिनरी भविष्य है और ऐसे में हमारी शिक्षा नीति बनाने वाले एक्सपर्ट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि कॉलेजेस में भी छात्रों को अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स को जोड़ तोड़ कर एक साथ लाने का मौका दिया। नीतिगत तौर पर नई शिक्षा नीति 2020 बहुत सारे बॉक्सेस को चेकमार्क करती है, लेकिन सवाल यही है ऐसे समय में जब इकोनॉमी की स्थिति बेहद खराब है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और जॉब्स की कमी है, क्या भारत सरकार अपने इस वादे पर खड़ी उतर पाएगी? क्योंकि कागज पर नीति बनाना बेहद आसान है, जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। ऐसी हर्डल्स को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए ताकि भारत के भविष्य के छात्रों को उच्च स्तरीय विश्व के क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। उन्हें बताएं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें बताएं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।